नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला। संसद में जय फिलिस्तीनी बोलने पर ओवैसी की जाएगी सांसदीय। ओवैसी को अयोग्य घोषित करने की राष्ट्रपति से मांग। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। नीट पेपर लीक मामले में लगातार खुलासे। फार्म हाउस पर रईसों की तरह जी रहा था चिंटू। सीबीआई कर रही है नीट पेपर लीक की जांच। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को पत्र भेजकर इस संबंध में कांग्रेस के फैसले के बारे में उन्हें अवगत करवाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बारे में घोषणा की। विपक्षी दलों की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने कहा कि 18वीं लोकसभा में लोकसभा सही मायने में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगी। राहुल गांधी उनकी आवाज बन रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। वे 5वीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। Honorable CPP Chairperson wrote a letter to the pro-time Speaker Bhartruhari Mehtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में ही तकरार दिखने लगी है। स्पीकर पद के लिए इंडिया अलायंस ने के सुरेश को मैदान में उतारकर मोदी सरकार को चुनौती दे दी है। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के सुरेश को विपक्षी सांसदों का साथ मिले, इसके लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया। यही वजह है कि जैसे ही कांग्रेस को ममता की नाराजगी की खबर लगी, तुरंत राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया और राहुल गांधी ने आनंद फानन में ममता बनर्जी को फोन कर दिया और तकरीबन 30 मिनट तक बातचीत करके उन्हें मनाया। दरअसल कांग्रेस ने के सुरेश को स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। आनंद फानन में इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ममता बनर्जी कांग्रेस से खफा हो गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के स्पीकर कैंडिडेट को लेकर उससे राय नहीं ली गई। यही वजह है कि टीएमसी ने समर्थन पत्र साइन नहीं किया था। टीएमसी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी मर्जी से के सुरेश को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। ऐसे में राहुल गांधी ने ममता की नाराजगी दूर करने का जिम्मा उठाया। राहुल गांधी ने तुरंत ममता बनर्जी को फोन किया और ममता बनर्जी को राजी किया। इसी के साथ टीएमसी ने के सुरेश के पक्ष में समर्थन दिया है। अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर म्यूजियम बनेगा। रामनगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए पर्यटन विभाग 90 साल के लिए पट्टे पर जमीन देगा और प्रदेश के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि टाटा सन्स कंपनी ने केंद्र सरकार के जरिए एक प्रस्ताव राज्य को दिया था, जिसमें कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कोष CSR फंड से 650 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में एक विश्व स्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण की पेशकश की गई थी। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया गया था। उनके अनुसार इन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर संग्रहालय के निर्माण के लिए जमीन पर्यटन विभाग 1 रुपए की लीज पर 90 साल के लिए उपलब्ध कराएगी। और मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए एक अन्य फैसले के बारे में पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में विमान संपर्क बढ़ाने के मद्देनजर लखनऊ, प्रयागराज और सिद्धार्थनगर में निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर सेवाएं चालू करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है। इस नियमावली को आज राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है।
असदुद्दीन ओवैसी को योग्य घोषित करने की राष्ट्रपति से मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। वकील हरिशंकर जैन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में योग्य घोषित करने की मांग की गई है। दरअसल लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के दौरान AIM चीफ ओवैसी का जय फिलिस्तीन कहना भारी पड़ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शपथ ग्रहण के दौरान जो कहा वो अब विवाद की वजह बना हुआ है। ओवैसी ने शपथ लेने के बाद आखिर में जय भीम के साथ जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। ओवैसी के नारे के बाद सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि हंगामे के बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि ने इसे रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की शपथ का सिर्फ मूल पाठ ही रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। ओवैसी के नारे ने संसद में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। नीट पेपर लीक मामले में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा देवघर से पकड़े गए चिंटू के पास से कई सारी चीजें बरामद की गई हैं। चिंटू ने ही बिहार में अभ्यर्थियों को संजीव मुखिया के जरिए प्रश्न पत्र और आंसर मुहैया कराए थे। देवघर से चिंटू के अलावा 4 और अन्य आरोपियों को पकड़ा गया है जो वहां रईसजादों की जिंदगी जी रहे थे। देवघर के एम्स के पास स्थित एक बड़े फार्म हाउस से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। यह फार्म हाउस झुन्नी सिंह का है और चिंटू के पास से EOU को कैश, बैंक पासबुक, ATM और अन्य सामान बरामद किया गया है। बता दें कि अब नीट पेपर लीक मामले की जांच CBI कर रही है। बिहार पुलिस की EOU ने पूरी जांच सौंप दी है। EOU को चिंटू के पास से 20 ATM कार्ड, 21 ब्लैंक चेक, 64,000 नगद और कई विदेशी ब्रांड की शराब की बोतलें मिली हैं। चिंटू संजीव मुखिया की भांजी का पति है। CBI सभी आरोपियों को पेश कराने और रिमांड पर लेने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और इमरजेंसी सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने और संविधान की मर्यादा को बचाने के लिए इमरजेंसी के दौरान लड़ाई लड़ने वाले सत्याग्रहियों को नमन करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान जो जुल्म और ज्यादतियां हुई थी वे अभी तक भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में कई योजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा राज्य शोभृत योजना पेंशन योजना दिसंबर 2017 से शुरू की गई थी और इसके तहत 501 लोकतंत्र सेनानियों और उनकी विधवाओं को मासिक पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2024 से उनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन की राशि भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। प्रदेश में कुल 299 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को मासिक पेंशन दी जा रही है। हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़े गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपये थी। आज आपके बीच में मैं ये घोषणा करता हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके आश्रितों को अब 1 जुलाई से ये पेंशन 40,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे जो इमरजेंसी के अंदर जिन्होंने इस संविधान की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो जेलों में चले गए, यातनाएं सही, उन परिवारों को 10,000 रुपये महीने की पेंशन देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि अब ये पेंशन उन परिवारों को 20,000 रुपया 1 जुलाई से मिलनी शुरू हो जाएगी। आज मैं एक और घोषणा कर रहा हूं कि जो हमारे प्रदेश के अंदर जो हिंदी आंदोलन में, जो हिंदी को बचाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, 1 जुलाई से उनको 20,000 रुपये मिलनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के बारे में आगामी 1 जुलाई को राज्य के सभी 378 पुलिस थानों और जेलों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इस पहल का उद्देश्य आमजन को 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में शिक्षित करना है। मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी। बैठक में 1 जुलाई से होने वाले इन नए आपराधिक कानूनों के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने आपराधिक न्याय प्रणाली के इस महत्वपूर्ण सुधार में हरियाणा की भूमिका पर गर्व व्यक्त करते हुए इन कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। इन कानूनों के तहत नई धाराओं और प्रक्रिया को रेखांकित करने वाली पॉकेट बुकलेट फील्ड स्टाफ में वितरित करने के लिए छिपवाई गई है। लास वेगास के 2 अपार्टमेंटों में एक व्यक्ति द्वारा की गई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई और एक 13 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस द्वारा एक संदिग्ध की पहचान 47 वर्षीय एरिक एडम्स के रूप में की गई। जब अधिकारी ने उसका सामना किया तो उसने अपनी बंदूक से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा कि सूचना पर कार्रवाई कर रहे अधिकारियों ने एडम्स की एक जगह देख लिया और विरोध किए जाने पर बंदूक से लैस वह व्यक्ति पास के एक घर के पिछले दरवाजे से भाग गया और पुलिस के एक बयान में कहा गया कि पुलिस अधिकारियों ने एरिक एडम्स को बंदूक छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और आत्महत्या करके मर गया। 47 वर्षीय व्यक्ति पर एक ही परिसर में स्थित उत्तरी लास वेगास के 2 अपार्टमेंटों में 4 महिलाओं और एक पुरुष को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। 13 साल की एक लड़की को भी गोली मार दी गई और उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आधार शिविर भगवती नगर से 28 तारीख को पहला जत्था रवाना होगा और 29 तारीख को बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में इस यात्रा पर आतंकी साया बना हुआ है, जिसे देखते हुए सुरक्षा बल किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाह रहे। यही वजह है कि भगवती नगर आधार शिविर के आसपास हर जगह पर मेटल डिटेक्टर से हर एक चप्पे को खंगाला जा रहा है। वहीं डॉग स्क्वाड टीम भी आसपास के इलाकों को पूरी तरह से चेक कर रही है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा से पहले रियासी में श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद हीरानगर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई और फिर आतंकियों ने ही टोडा के अंदर दोबारा हमला किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसी के पास ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि इस बार आतंकी यात्रा में खलल डाल सकते हैं। 4 हमले होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक कर कहा था कि यात्रा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए और यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने का जिम्मा सुरक्षा बलों को दिया गया है। यही वजह है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जा रही है। पंजाब के रोपड़ जिले के नंगल में इस साल अप्रैल में विश्व हिंदू परिषद नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जांच केंद्रीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है और एनआईए ने मई में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को एनआईए अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब एनआईए ने विश्व हिंदू परिषद नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में दोनों वांटेड आरोपियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जो भी आरोपियों की जानकारी देगा उन्हें इनाम की राशि दी जाएगी। एनआईए ने बताया कि वीएचपी नेता के हत्याकांड में पंजाब के नवा शहर के गांव गारपड़ाना निवासी हरजीत सिंह उर्फ लाडी और हरियाणा के यमुनानगर थाना सदर जगाधरी का कुलबीर सिंह उर्फ सिद्धू शामिल हैं। दोनों के खिलाफ इसी साल 9 मई को हत्या का केस दर्ज किया गया था और दोनों ही मामले में वे भगोड़े हैं। जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों के फोटो भी जारी किए हैं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।